हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछले वीडियो के अंदर बेटा हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, उस टॉपिक का जो नाम था वो था खिलाफत आंदोलन। उसके बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे 1922 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक के जो घटनाक्रम है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं कि 1922 से लेकर 1930 तक के बीच में क्या घटनाक्रम हुआ है। ठीक है, उस घटनाक्रम के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित उस घटनाक्रम के बारे में हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आएगा, आप सोचेंगे सर इसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो क्लास है आपको हम जो क्लास देंगे वो एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से देंगे। ये आपको PDF लेक्चर के माध्यम से आपको क्लास मिल रही है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है स्वराज्य दल। कौन सा है? स्वराज्य दल। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद भावी कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस में क्या हो गए थे? मतभेद हो गए। अब देखिए, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद में जो भावी प्लानिंग है उनको लेकर क्या हुआ? कांग्रेस के अंदर क्या हो गए? मतभेद हो गए। 1919 के मॉन्टेस्क्यू, देखिए बेटा 1919 के अधिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, के बारे में बात आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रत्येक टॉपिक को आप मेरे टॉपिक को ढंग से देखते हुए चलिए, जिससे आपको फायदा मिला। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत, कौन सा था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विधानमंडलों के चुनावों में भाग लेने के प्रश्न को लेकर क्या हो गया? मतभेद हो गया। क्या हुआ बेटा? मतभेद हो गया। CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां जैसे नेताओं का मानना था कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस को कौंसिल चुनाव में भाग लेना चाहिए। जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके अंदर क्या करना चाहिए? कांग्रेस को जो ये कौंसिल के चुनाव हो रहे हैं इनमें क्या लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए। कौंसिल में प्रवेश कर सरकार का विरोध करके नीति को अपनानी चाहिए। ये लोग परिवर्तनवादी थे, जिनको रेडिकल कहा जाता है। ये लोग क्या थे? परिवर्तनवादी, जिनको क्या कहा जाता है? रेडिकल। दूसरे थे अपरिवर्तनवादी। दूसरे लोग कौन से थे? अपरिवर्तनवादी लोग। जो परिवर्तनवादी थे, रेडिकल जो लोग थे, वो तो ये कहते थे कि आप तो एक काम कीजिए कि जो कौंसिल के जो चुनाव हो रहे हैं 1919 के अधिनियम के अनुसार हो रहे हैं, उनके अंदर आप क्या लीजिए? आप अपनी हिस्सेदारी कीजिए। जबकि अपरिवर्तनवादी जो लोग थे, नॉन रेडिकल जो लोग थे, वो उनका कहना था। उन लोगों में कौन कौन था पहले उनके बारे में हम देख लेते हैं। उनमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी एवं राजगोपालाचार्य जैसे नेता ऐसे थे जिन्होंने विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने का क्या किया? विरोध किया। उनका मानना था कि हमको विधानमंडल के जो चुनाव हैं इनके अंदर हमको क्या नहीं करना है? भाग ही नहीं लेना है। ये लोग सूद काटने, शराबबंदी, छुआछूत समाप्त करने, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने आदि गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाने के पक्ष में थे। ये जो लोग थे वो गांधीवादी जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उनको चलाने के क्या थे? पक्ष में थे। आगे चल के क्या हुआ? कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था बेटा? गया अधिवेशन में कौंसिल में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच में क्या हो गया? तीव्र मतभेद हो गया। उन दोनों में क्या हुआ? मतभेद हो गया। अध्यक्ष चित्तरंजन दास के प्रयासों के बावजूद भी कौंसिल में प्रवेश का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया हो गया। परिवर्तनवादियों ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों को अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाकर स्वराज्य दल की स्थापना कर ली। जो परिवर्तनवादी थे उन्होंने क्या किया? मार्च 1923 में इलाहाबाद के अंदर समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन को क्या किया? बुलाया और बुलाकर स्वराज्य दल की क्या रख दी? स्थापना कर दी।
इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों में प्रवेश कर एक निश्चित समय में राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन सरकार के सामने दबाव डाला जाएगा कि हमको प्रवेश करना है एक निश्चित समय के अंदर। हमको ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगों को मानने के लिए हमको क्या करना है, दबाव डालना है। इन्होंने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों का समर्थन देने का निर्णय लिया और इन्होंने कांग्रेस के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उनका क्या किया, समर्थन देने का क्या कर लिया, निर्णय कर लिया। आगे क्या हुआ, नवंबर 1923 में, अब यहाँ पर बात आती है नवंबर 1923 में विधानमंडलों के चुनाव में स्वराज्य दल को क्या प्राप्त हो गई, सफलता प्राप्त हो गई। कौन से दल को सफलता प्राप्त हुई, स्वराज्य दल को। स्वराज्य दल के प्रयासों से 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का क्या चुना गया, विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। स्वराज्य दल के सदस्यों ने 1919 के अधिनियम के खोखलेपन का क्या किया, उजागर किया। उन्होंने प्रांत में द्वंद्व शासन की असफलता का उजागर कर दिया और उन्होंने प्रांतों में जो द्वंद्व शासन व्यवस्था थी उसका भी क्या किया, उजागर किया। इस संबंध में मुंडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई तथा इन्होंने गोलमेज परिषद बुलाने की मांग की जिससे उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज्य दल को क्या प्राप्त हुआ, आघात पहुंचा। जब चित्तरंजन दास जो इसके अध्यक्ष थे उनकी मृत्यु हो गई तो स्वराज्य दल को क्या हुआ, बड़ा आघात पहुंचा। 1926 के चुनावों में स्वराज्य दल को विशेष क्या नहीं हुई, सफलता प्राप्त नहीं हुई और स्वराज्य दल का क्या हो गया, प्रभाव समाप्त हो गया। जब 1926 के जब चुनाव हुए तो स्वराज्य दल को क्या हुई, विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई और जब विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई तो स्वराज्य दल का जो प्रभाव था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। साइमन कमीशन, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की। साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का में एक भी प्रतिनिधि नहीं था। अब बेटा साइमन कमीशन अब भारत में आया, इसका विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इस कमीशन के अंदर एक ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक कमीशन की नियुक्ति की। किसके लिए नियुक्ति की, साइमन कमीशन की नियुक्ति की। उस साइमन कमीशन को जो गठित किया था उसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग का उद्देश्य संवैधानिक सुधारों पर क्या देना था, सुझाव देना था। भारतीय शासन व्यवस्था के संबंध में जांच करते हुए इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी देनी थी। अब इसको क्या करना था, अपनी भारतीय शासन व्यवस्था की जांच करते हुए इसको अपनी एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी थी, सौंपनी थी। उत्तरदायी शासन लागू करना उचित है या नहीं, प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू करना चाहिए या नहीं, यह एक भी सदस्य इस कमीशन में न होने को भारतीयों ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए क्या समझा, अपमान समझा। जब एक भी सदस्य नहीं था तो इसको क्या माना, आत्मनिर्णय के सिद्धांत का क्या माना, उल्लंघन माना। कांग्रेस ने दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। किसका लिया, मद्रास अधिवेशन 1927 के दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया कि हमको साइमन कमीशन का क्या करना है, बहिष्कार करना है, निर्णय लिया गया। हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के प्रति विरोध का मार्ग अपनाया। हालांकि मुस्लिम लीग ने
साइमन कमीशन के विरोध के प्रश्न पर मोहम्मद शफी के नेतृत्व का गुट अलग हो गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुँचा? बम्बई पहुँचा। साइमन कमीशन के भारत पहुँचते ही इसके विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों पर इसके विरुद्ध एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई। यह कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ इसको काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया और जगह जगह पर जहाँ जहाँ गया वहाँ पर काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और विरोध किया गया। ठीक है। और केंद्रीय विधानसभा में साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया गया। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तब वहां पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह के द्वारा क्या किया जा रहा था? विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कहाँ पहुंचा? लाहौर पहुंचा। तो क्या हुआ? पंजाब के जो प्रमुख नेता हैं लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या हुआ? बड़ी संख्या में जनसमूह के द्वारा विद्रोह इसका क्या किया जाता है? इसके विरुद्ध क्या किया जा रहा था? प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर क्या चलाई? लाठियाँ चलाई और पुलिस के द्वारा इन प्रदर्शनकारियों पर क्या चलाई गई? लाठियाँ चलाई गई। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की क्या हो गई? घायल हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में साइमन का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू को भी चोट आई। पटना में साइमन कमीशन के स्वागत के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा गांव से गाड़ियों में लोगों को बैठाकर पटना लाया गया, किंतु गांव वाले पटना में जाकर गाड़ियों से उतरकर कहाँ हो गए? साइमन कमीशन के विरोध में क्या हो गए? प्रदर्शन करने लग गए। ठीक है। मजदूरों, किसानों एवं नवयुवकों ने साइमन कमीशन के विरोध में क्या किए? आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब क्या हुआ भैया? साइमन कमीशन के विरोधी इस आंदोलन ने कांग्रेस के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को और तीव्र कर दिया। विभिन्न दलों और एवं उनके नेताओं ने एकजुट होकर संवैधानिक सुधार तथा वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन को जवाब देने की क्या बनाई? सहमति बनाई। विभिन्न दलों ने एक वैकल्पिक योजना बनाई कि हमको क्या करना है? एकजुट होकर संवैधानिक सुधार करने और संवैधानिक सुधार करके एक वैकल्पिक योजना बनानी है और इस साइमन कमीशन है इसको जवाब देने पर सहमति बनी। अब इसी सहमति में देखिए इसी सहमति के अंदर नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928। अब क्या है यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट में क्या चीज़ों का बारे में वर्णन किया गया उसके बारे में बताइए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता है, तो इन चीज़ों के बारे में हमको बताना है। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदाय एवं वर्गों को मानो। अब देखिए भारत जो सचिव था उस समय बर्कनहेड, उसने भारतीय नेताओं को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दे दी जो सारे समुदायों के लिए एवं वर्गों के लिए मान्य हो। साइमन कमीशन का भारत में जगह जगह क्या किया गया? विरोध किया गया। मई 1928 में सर्वदलीय दलों की बैठक कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। सर्वदल सम्मेलन मुंबई में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति का कार्य भारत के भावी संविधान की रूपरेखा को क्या करना था? तैयार करना था। इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे किस नाम से जाना जाता है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो इस समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस समिति के सदस्यों तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, SN अणे, GR प्रधान, शोएब कुरैशी। नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें रखी गई। अब इनके अंदर नेहरू रिपोर्ट में किन किन बातों को रखा गया उनके बारे में हम देखते हैं। पहला है भारत को अधिराज्य या औपनिवेशिक स्वराज्य यानी कि डोमिनेंट स्टेट
भारत को अधिराज्य या औपनिवेशिक स्वराज का क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए, यानी कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडलों के अधीन। पहली बात। दूसरी बात, अधिकारों की एक ऐसी घोषणा की जाए जिसमें भारत के सभी वर्गों को धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता हो, यानी कि हम अधिकारों की भी घोषणा ऐसी की जाए जिसमें भारत के सभी वर्गों को धार्मिक व राजनीतिक क्या हो, स्वतंत्रता हो। ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव क्षेत्रों की जो व्यवस्था है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। सांप्रदायिक आधार पर जो चुनाव क्षेत्रों की जो व्यवस्था की जा रही है उसको समाप्त किया जाए। यद्यपि केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों ही विधायिका में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाएं। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की जाए, और केंद्र के अंदर क्या होनी चाहिए, द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए। प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, और प्रांतों को क्या दी जाए, स्वायत्तता प्रदान की जाए। सारी शक्ति केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के हाथों में हो, केवल विदेशी मामले एवं सुरक्षा ब्रिटेन के पास हो, यानी कि सारी जो शक्ति है वो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो, यानी कि भारत सरकार के हाथ में हो। विदेशी मामले और सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में रखी जाए। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित की गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं किया गया। कब तक स्वीकार नहीं किया गया? 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस जन आंदोलन शुरू कर देगी। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। क्या किया? विरोध किया मुस्लिम लीग ने, और जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री क्या रखी? मांग रखी। मुस्लिम लीग ने किसका विरोध किया? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। और जिन्ना ने कितने सूत्री मांग रखी? अपनी 14 सूत्री मांग रखी। अब आता है अपना पूर्ण स्वराज, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को क्या दे दिया गया था? अल्टीमेटम दे दिया गया था। ये अल्टीमेटम क्या दे दिया गया? आप 31 दिसंबर 1929 तक इसको स्वीकार नहीं किया गया तो हम क्या कर देंगे? जन आंदोलन कर देंगे। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट में के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब क्या है, जब इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया तो अब किसकी मांग रखी गई? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, दिसंबर 1929। नेहरू रिपोर्ट लागू करने की अवधि 31 दिसंबर 1929 को समाप्त हो गई। इस कारण से कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग को बुलंद कर दिया। पहले तो क्या था, हमको अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाए, ब्रिटिश राष्ट्रमंडलों के अधीन कर दिया जाए, सुरक्षा और विदेशी मामले कहाँ रहे? ब्रिटेन के पास में ने, जबकि हमारे पास में हमारी केंद्रीय विधानसभा के पास में बाकी सारे मामलों का अधिकार दिया जाए, ये बातें रखी गई। लेकिन इसको क्या किया, जब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग को बुलंद कर दिया, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में बेटा? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? लाहौर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लाहौर में हुआ है। इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था। इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव क्या रखा गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता को बताया गया। स्वराज का अर्थ क्या है? स्वयं, यानी कि अपना राज्य, यानी कि अपना शासन, यानी कि हमको पूर्ण स्वाधीनता हमको प्राप्त करनी है। इसमें कहा गया कि कांग्रेस अब पूरा ध्यान भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति पर देगी। इस प्रस्ताव को पारित कर लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को
आधी रात को भारत का स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया और रावी नदी के तट पर 1929 को मध्य रात्रि के अंदर क्या हुआ, भारत की स्वतंत्रता का क्या तिरंगा हमारा जो झंडा है उस झंडे को क्या किया गया बेटा, फहराया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। कौन सा मनाया? 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया? पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। इसीलिए बालकों 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को हम हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब इसके बाद में यह कांग्रेस के द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रति वर्ष मनाया जाने लगा। और अब ये दिवस किस रूप में मनाया गया? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक इसको स्वतंत्रता प्राप्ति तक इसको बड़े इस वर्ष को मनाया जाने लगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 26 जनवरी के दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो ठीक है बेटा, आज हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? आज हमने जो पढ़ा है वो साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा है, स्वराज्य दल के बारे में पढ़ा, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा और उसके बाद में पूर्ण नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के बारे में बात की गई। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता दिवस और रावी नदी के तट पर मनाया गया उसके बारे में पढ़ा। अब बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा क्या है, इतना ही है। आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ा था 1922 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक के घटनाक्रम के बारे में पढ़ा था। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में और उस टॉपिक को पढ़ेंगे। आप भी उसको तैयार करके रखें जिससे आपको ढंग से समझ में आ सके। आप पढ़ रहे हैं STY सूर्यकांत सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।